अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रॉफिट की इस हफ्ते की कवर स्टोरी है बैरिया टाउन के हवाले से। बैरिया टाउन जिसकी बैंक्रप्सी की खबरें पिछले कुछ हफ्तों से मार्केट में गर्दिश कर रही हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ कि बैरिया टाउन बैंक्रप्सी तक आ गया? इस स्टोरी को कवर किया है प्रॉफिट के सीनियर रिपोर्टर शहाब उमर साहब ने। आइए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहाब साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा शहाब साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि बैरिया टाउन एक बड़ा रिलायबल नाम समझा जाता है पाकिस्तान की मार्केट में। तो आखिर ऐसे क्या मसाइल हैं जो उनको दरपेश हैं? अच्छा देखें, शाहनवाज, जो बैरिया टाउन के मसाइल हैं वो तो गुज़िश्ता 3-4 साल से ऑन गोइंग हैं, चल रहे हैं। अगर हम बैरिया टाउन के मोटे मोटे इश्यूज़ की बात करें तो कुछ अर्सा पहले बैरिया टाउन ने पेशावर बैरिया टाउन को लॉन्च किया। अब वो लॉन्चिंग जो थी वो कंट्रोवर्शियल हो गई, वो प्रोजेक्ट भी कंट्रोवर्शियल हो गया। रीज़न उसके ऊपर ये बन गई कि जिस लोकेशन के ऊपर उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है वो सारी की सारी ज़मीन कंट्रोवर्शियल है। वहाँ पर जो आबाई रहने वाले हैं उनके आपस में उस ज़मीन को लेके तनाज़ात हैं। लेकिन जिस वक्त बैरिया टाउन को लॉन्च किया गया तो हमारे तक जो खबरें आई वो ये आई कि उस लॉन्चिंग सेरेमनी में जो प्रॉपर्टी डीलर्स बैरिया टाउन ने इकट्ठे किए, उन्होंने लोगों को वहाँ पर फाइलें फ़रोख्त कर दी और उनसे एक अच्छी जो रकम थी वो भी ले ली। लेकिन अब अगर इस वक्त आप करंट सूरत हाल देखें तो वो जो प्रोजेक्ट है वो इस वक्त बिल्कुल हवा के अंदर है, उसका सिरे से किसी किस्म का कोई वजूद ही नहीं है। इनफैक्ट इसमें जो एक और बड़ी चीज़ है वो ये है कि जो पेशावर की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इस जालसाजी के हवाले से बैरिया टाउन की जो मैनेजमेंट है उस पर मुख्तलिफ मुकदमात भी दर्ज करवाए हैं। और जो कुछ मुकदमात तो ऐसे हैं जिनमें बराह रास्त मलिक रियाज साहब, जो कि बहरिया टाउन के चेयरमैन भी हैं, उनको भी नॉमिनेट किया गया है। तो ये तो था इनका एक रीसेंट ये प्रोजेक्ट बैरिया टाउन पेशावर का। उसके बाद आप चले जाएं जो बहरिया टाउन की अम्ब्रेला के अंडर जीटी रोड पे मुल्तान के आसपास जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए, जो मतलब हमने इसको प्रॉफिट में रिपोर्ट भी किया था कि बैरिया टाउन की अम्ब्रेला के अंडर एक प्रोजेक्ट था। ये गोजर खान के पास जो क्लेम किया जा रहा था कि जो मलिक रियाज साहब हैं उनके ग्रैंडसन का वो प्रोजेक्ट है। वो भी प्रोजेक्ट जो था उसकी भी बड़ी एक हाइप बनाई गई। लाहौर, इस्लामाबाद और मुख्तलिफ जो बड़े शहर हैं वहाँ पर उसको एडवर्टाइज किया गया, और एडवर्टाइज करने का मकसद यही था कि लोगों से मैक्सिमम इस इन प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे इकट्ठे किए जाएं। जबकि वो जो प्रोजेक्ट्स थे उनकी ना तो कोई कानूनी हैसियत थी और ना ही किसी किस्म की जो ज़मीन और जिस किस्म का प्रोजेक्ट वो क्लेम कर रहे थे आज भी अगर आप जाके देखें तो वो एग्जिस्ट करता ही नहीं। अच्छा, और इसी तरह शाहनवाज, जो ये न्यू मेट्रो सिटी गोजर खान की मैं आपको बात कर रहा हूँ या जो पेशावर वाले बैरिया टाउन की बात कर रहा हूँ, इनकी सिरे से जो मुतलका अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने किसी किस्म की कोई एनओसी दी ही नहीं हुई। लोगों की ना एक आम परसेप्शन होती है बैरिया टाउन को लेके कि यार बैरिया टाउन है तो एक एनओसी जो है वो मिल ही जाएगी। लेकिन अगर आप इस वक्त की सूरत हाल देखें तो इन प्रोजेक्ट्स की भी एनओसी नहीं है। और अगर मैं आपको इसमें एग्जांपल भी कोट करूं, जिस तरीके से जो अलीम खान साहब थे, पीटीआई के सीनियर मिनिस्टर भी थे और इस वक्त इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में एक बड़ा अहम किरदार है, तो इनकी भी जो हाउसिंग सोसाइटी लाहौर के अंदर पार्क व्यू सिटी के नाम से है, पार्क व्यू जो हाउसिंग सोसाइटी है उसके पास भी एनओसी नहीं है। तो ये नहीं कि बात करने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जिनकी ज़मीनें एग्जिस्ट नहीं कर रही होती या टेक्निकल इश्यूज होते हैं उनको एनओसी नहीं मिलती। ऐसा ही कुछ मामला बैरिया टाउन के भी ये 2-3 प्रोजेक्ट्स के साथ हुआ है और इन्हें एनओसी मिलने का, मेरी पेशावर की भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई है तो उन्होंने मुझे बड़ा क्लियरली कहा कि भूल जाए, इन्हें एनओसी मिलनी है। इसी तरीके से जो इनका न्यू मेट्रो सिटी गोजर खान है उसमें भी अगर आप आरडीए से बात करें तो आरडीए बड़ा क्लियरली कहता है कि ये किसी किसी तरह से भी हमारे पास से अप्रूव नहीं है। अब होता ये है कि यूजुअली ये लोग अप्रूवल के लिए अप्लाई कर देते हैं और फिर लोगों को इस हवाले से बताना शुरू कर देते हैं। मतलब वो जो अप्रूवल के लिए, ये जो न्यू मेट्रो सिटी गोजर खान वाला केस था इसमें तो यहाँ तक हुआ कि अप्रूवल के लिए जो एप्लीकेशन दी थी उसका जो नंबर इन्हें मिला उसको एनओसी का नंबर क्लेम करके एडवर्टाइज और मार्केट किया जाता रहा। तो बैरिया टाउन के साथ अगर हम बात करें तो ये माजी में पिछले कुछ अरसे से उनके साथ ये मामला चलते आ रहे थे। फिर ये 460 अरब रुपए का केस जो था ये सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिया जिस वक्त, तो इसने भी बैरिया टाउन की जो एक पोजीशन थी, जो एक साख थी, उसको एक बड़ा डेंट डाला। और अभी जो सूरत हाल चल रही है इसमें तो लोग बहुत डर चुके हैं बैरिया टाउन के साथ इन्वेस्ट करने में।
ठीक है सर। अच्छा, इसमें ये जो 460 अरब की आपने बात की, इस केस के हवाले से थोड़ी डिटेल बताइएगा, क्योंकि जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ये, क्योंकि बैरिया टाउन कराची के ऊपर केस है, तो ये 460 अरब किस चीज़ के हवाले से हैं, और ये केस की डिटेल है क्या, थोड़ा हमारे नाज़रीन को आगाह कर दीजिए। अच्छा शाहनवाज, ये एक्चुअली 2018 में हुआ इस तरीके से कि जो बैरिया टाउन है, इनकी दादू के पास एक कराची में ज़मीन थी जो इन्होंने एक्सचेंज की मिलेर डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ, और उसके बदले में कुछ 16,896 एकड़ का जो रकबा था उसको एक्वायर कर लिया एमडीए से। अब ये सुप्रीम कोर्ट में इसका केस लगा, और इस केस के एवज जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे साकिब निसार साहब, उन्होंने बैरिया टाउन से 1,000 अरब रुपए इस ज़मीन के एवज मुतालबा किया कि जी वो 1,000 अरब रुपए जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएं। ये उस जमाने में बड़ा हाइप रही इस केस की। बाद में जो बैरिया टाउन था उसने 1,000 अरब रुपए वाली जो डील थी इस पे तो एग्री ना हुआ, अलबत्ता 460 अरब रुपए जमा करवाने की इन्होंने जो ऑफर थी वो सुप्रीम कोर्ट को दी, एक्सेप्ट कर ली, और फिर उसके बाद इन्होंने 460 अरब रुपए उस जमीन के एवज जो थे वो सुप्रीम कोर्ट को जमा करवाने थे। ये जो अमाउंट था ये इन्होंने क्वार्टरली इसकी इंस्टॉलमेंट्स थी और ये इन्होंने पे करनी थी, लेकिन खैर अभी तक के जो फिगर्स हैं उसमें यह है कि इस 460 अरब रुपए में से ये 65 अरब रुपए जो हैं वो सिर्फ इन्होंने अदा किए हैं। उसके बाद हुआ ये कि 65 अरब रुपए की अमाउंट जमा करवाने के बाद जब इन्होंने अगली अदायगियां बंद कर दी, तो ये कुछ दिन कुछ अरसा कबल जो है ये केस जो है इसको सुप्रीम कोर्ट ने इसकी हेयरिंग दोबारा शुरू हुई, और उस हेयरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने इनसे पूछा कि ये पैसे क्यों नहीं जमा करवा रहे। इनके जो वकील थे उन्होंने बताया कि जो लैंड हमारे साथ एमडीए ने तय की थी देने के लिए वो एक्चुअली उसका साइज कम है, वो उतना रकबा नहीं है जितना हमारे साथ तय हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने एक बनाया, एक कमेटी बनाई और उनको कहा कि इस पे सर्वे करें और इसको चेक करें कि वाकई क्या बैरिया टाउन इस हवाले से सच कह रहा है कि जो रकबा इनके साथ तय किया गया था वो इनको नहीं मिला। वो जब जो कमेटी थी उसने जिस वक्त सर्वे किया तो पता चला कि जो तय इनके साथ लैंड की गई थी उससे ज़्यादा लैंड है इनके पास। एनी हाउ कोर्ट प्रोसीडिंग्स में ये मुसलसल इस चीज़ की तरफ उन प्रोसीडिंग्स को लेके जाते रहे कि ये मामला जो है ये इल्तवा का शिकार हो। लेकिन अभी जो रीसेंट अपडेट्स हैं उसमें कोर्ट ने ना सिर्फ इनको वो तमाम पैसे जो बकाया रह गए हैं वो जमा करवाने का हुक्म दे दिया है, बल्कि बैरिया टाउन ने जो अदालत का वक्त ज़ाया किया है इसके लिए भी कोर्ट ने उन्हें एक जुर्माना किया है, उसका भी एक फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी हुआ है। ठीक है शाहब साहब। अच्छा शाहब साहब, ये सब तो काफ़ी अरसे से चलता आ रहा है, ख़ास तौर पे ये केस बड़े अरसे से कोर्ट में है, और पेशावर वाला मामला भी कुछ नया नहीं है। तो फिर ये डिफ़ॉल्ट की बात अब जाकर ही क्यों हो रही है? अच्छा देखें शाहनवाज, जो डिफॉल्ट वाला मामला है ये रूमर्स उस वक्त शुरू हुए जब कोर्ट ने इस केस की प्रोसीडिंग्स दोबारा इनिशिएट की, और वो जो कोर्ट का एक स्टांस था, जो आप कह सकते हैं जो कोर्ट की एक लैंग्वेज थी टुवर्ड्स बैरिया टाउन, वो ज़रा इंडिकेट कर रही थी जैसे इस दफ़ा अदालत जो है वो बैरिया टाउन को लेके किसी और मूड में है। जैसे मतलब अब कोर्ट ने अपना जो फैसला है जैसे उस पर सख्ती से अगर इम्प्लीमेंट करवाना पड़ा तो वो भी इम्प्लीमेंट करवाएगी, किसी किस्म की कोई राहत दी नहीं जाएगी। अब जब ये मामला बना और ये कोर्ट की प्रोसीडिंग्स दोबारा शुरू हुई, तो एक तो मैंने आपको बताया कि पहले से कुछ मामला चल रहे थे बैरिया टाउन पेशावर के, या जो भी ये प्रोजेक्ट्स इनिशिएट कर रहे थे उसमें कुछ मसाइल आ रहे थे। ऑल्दो बैरिया टाउन ने अपने माजी में जब भी प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं कोई ना कोई मसला आता रहा है, लेकिन इस दफ़ा ज़रा थोड़ा नोटेबल हो गया। तो इधर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स शुरू हो गई, उधर अगर आप पाकिस्तान का जो रियल इस्टेट सेक्टर है अगर आप उसको देखें तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी मार्केट इस वक्त कुछ बहुत बेहतर नहीं है। लोगों का बहुत ज़्यादा ध्यान और रुझान रियल इस्टेट की तरफ नहीं है, लोग थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं कि प्रॉपर्टीज़ में ना ही इन्वेस्ट किया जाए। तो एक तो ये फैक्टर हो गया, दूसरा ये कोर्ट प्रोसीडिंग्स हो गई। अब जब ये सारी सूरत हाल बनी तो हमने देखा कि बैरिया टाउन की एकदम से मार्केट नीचे आना शुरू हो गई है। यानी कि बैरिया टाउन का एक प्लॉट जिसकी कीमत 1.25 करोड़ रुपए के करीब जा रही थी कराची के अंदर, वो पता चला एकदम से उसका कोई खरीदार ही नहीं है, उसको कोई ले ही नहीं रहा है। लोगों में एक परसेप्शन ये बैठना शुरू हो गई कि अब मलिक रियाज जो है
अब बहरिया टाउन जो है इसने ये चूंकि अदायगियाँ वाले मामले की तरफ भी जाना है, और शायद कोर्ट किसी किस्म की जो सख्ती है वो भी बहरिया टाउन के प्रोजेक्ट्स की तरफ जो है वो भी बढ़ती जाए, और ये पेशावर और दूसरे प्रोजेक्ट्स को भी सामने रखा, तो वो एकदम से जो मार्केट थी इन तमाम परसेप्शंस की वजह से बहरिया टाउन की नीचे आ गई। दूसरी जो मार्केट के अंदर रूमर्स उड़ने शुरू हुए, वो ये उड़ने शुरू हुए कि मेरी लाहौर और रावलपिंडी के जो बहरिया टाउन के पुराने प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, जो बहरिया टाउन का अरसा दराज से इनके साथ काम कर रहे हैं, इनकी जो प्लॉट्स हैं, फाइल्स हैं, उनके कारोबार में इन्वॉल्व हैं, उनसे मेरी बात हुई, तो वहाँ पर एक बड़ी अजीब सी चाय मगुइयाँ जो थी वो चल रही थी। मैं उन्हें चाय मगुइयाँ भी कहूँगा, मैं उन्हें अफवाहें भी कहूँगा, वो ये थी। और वो लोग बड़े बावसूख तरीके से ये बात कर रहे थे कि जो मलिक रियाज साहब हैं, बहरिया टाउन के जो चेयरमैन हैं, वो ये रकम अदा करने के लिए किसी सूरत विलिंग नहीं है। नंबर एक। नंबर दो बात ये थी कि मलिक रियाज साहब पाकिस्तान में अपनी तमाम सरमाया निकाल कर यहाँ से किसी बैरून मुल्क में शिफ्ट कर चुके हैं, और ये मार्केट के अंदर आज भी बड़ा स्ट्रॉन्ग परसेप्शन है। मतलब अगर एक लेमैन भी किसी बहरिया टाउन के पुराने जो प्रॉपर्टी का कारोबार करने वाले हैं उन लोगों के साथ बैठे और उनसे एक फेयर किस्म की कमेंट ले बहरिया टाउन के ऊपर, तो वो आपको ये बात बताएंगे कि मलिक रियाज साहब तो यहाँ से अपने सारे के सारे पैसे निकाल के ले जा चुके हैं। तो यही जो सर्कल्स हैं इनमें ये भी चीज़ें चल रही थी कि अगर इस वक्त देखा जाए तो पाकिस्तान में मलिक रियाज के नाम पे कोई बड़ी और जो काबिल ज़िक्र प्रॉपर्टी है वो नहीं है, और वो ये सारे का सारा सरमाया यहाँ से लेके पहले दुबई गए हैं, और फिर दुबई से उन्होंने ये सरमाया निकाला और यूरोप के किसी और मुल्क में इसको ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि शायद उन्हें ख़तरा था कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है या जो एजेंसीज हैं वो दुबई तक भी पहुंच सकती हैं, और इनको ये सरमाया जो है वो अपना ख़तरे में दुबई में नज़र आ रहा था, तो ये वहाँ से भी शिफ्ट करके यूरोप के किसी और मुल्क में ले गए। ऑल्दो मलिक रियाज साहब के पास काफ़ी सारे ममालिक की नेशनलिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन ये भी मार्केट के अंदर खबरें चलने में आती रही कि उन्होंने रिसेंटली जर्मनी की भी नेशनलिटी ली है। तो ये एक मिक्स सा सिनेरियो था। इसमें एक हवा ये बन गई कि ये 460 अरब रुपए का जो मामला है, और आजकल के जो हालात हैं जो प्रॉपर्टी के चल रहे हैं, और फिर जो पॉलिटिकल सिनेरियो एकदम से चेंज हुआ, मलिक रियाज साहब की जो पोजीशन बनी, उसमें एक ये इम्प्रेशन बन गया कि ये मलिक रियाज साहब ये पैसे अदा करना नहीं चाहते कोर्ट को, जो उनके ज़िम्मे हैं, जो उन्होंने 4 साल पहले कमिट किए थे कि वो देंगे। तो इसमें फिर मार्केट में ही ये अफवाह चलनी शुरू हुई कि बैरिया टाउन वेरी सून अपने आप को डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर देगा। इस दौरान हुआ ये कि मलिक रियाज साहब की एक ऑडियो जो थी वो वायरल हुई, जिसमें उन्होंने इस इम्प्रेशन को जो है वो मतलब इस इम्प्रेशन को गलत साबित किया, और उन्होंने ये चीज़ कही कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। बैरिया टाउन उनका कहना था माजी में भी मुश्किलात का शिकार बनता रहा है, तो अल्लाह से उन्होंने बड़ी अल्लाह पाक से एक उम्मीद जो है वो अपनी शो करवाई कि पहले भी वो इन तमाम मसाइल से उन्हें लेके जिस तरीके से निकलते रहे हैं, अब फिर वो बैरिया टाउन ये जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है इन तमाम मसाइल से निकल आएगा। लेकिन मार्केट के अंदर आज भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ये परसेप्शन है, और खबरें तो ये भी थी कि बैरिया टाउन नेक्स्ट वीक डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर देगा, ये 3-4 वीक्स पहले, लेकिन अभी तक बैरिया टाउन ने ऐसा कोई डिफ़ॉल्ट जो है वो डिक्लेयर किया नहीं है, अपने आप को डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर किया नहीं है उन्होंने। अच्छा शाह साहब, इस सब मसले के अंदर से बैरियर टाउन के पास निकलने का क्या रास्ता है? क्योंकि आमतौर पे हम देखते हैं कि जो भी कोई कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है, अगर वो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी हो, तो उसके फिर एसेट्स बेचकर जो पेएबल रकम होती है वो अदा की जाती है। तो क्या बैरियर टाउन के साथ भी ये होगा? और अगर ऐसे होगा तो उस सूरत में उन लोगों की इन्वेस्टमेंट का क्या होगा जिन्होंने बैरियर टाउन में प्लॉट या फिर घर लिया हुआ है? देखें, इसमें भी मार्केट के अंदर खबरें हैं। जो मार्केट में प्रॉपर्टी के बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं बैरिया टाउन के साथ, जब वो ये बात कर रहे हैं कि बैरिया टाउन से मलिक रियाज साहब अपना सारा सरमाया निकाल के ले जा चुके हैं, तो यहाँ पर अव्वल तो ऐसी कोई काबिल ज़िक्र प्रॉपर्टीज़ हैं नहीं जिन्हें बेच के 460 अरब रुपए का अमाउंट जो है उसको पूरा किया जाए। और अगर ये प्रॉपर्टीज़ बेचनी भी पड़ती हैं तो मार्केट में ये खबरें हैं कि वो 50-60 अरब रुपए से ज़्यादा की वैल्यू नहीं रखती। तो अगर ये कहा जाए कि ये तमाम असासाजात बेच के जो अदायगियाँ हैं वो कर दी जाएंगी, तो ये भी सूरत हाल कोई मतलब ऐसी नहीं दिखाई देती कि इतने एसेट पीछे मौजूद हैं जिन्हें बेच के ये अदायगियों की रकम अदा की जा सके। दूसरी इसमें एक चीज़ ये आ जाती है कि फॉर इंस्टांस बैरिया टाउन
डिक्लेयर कर देता है खुद को डिफ़ॉल्ट, और सूरत हाल इस किस्म की बन जाती है कि अदायगियों के पैसे भी नहीं है, बहरिया टाउन ने भी खुद को डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर दिया है। तो अब जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बहरिया टाउन जिन्हें मैनेज कर रहा है, जैसे बैरिया टाउन लाहौर हो गया, जैसे बैरिया टाउन रावलपिंडी हो गया, या बैरिया टाउन के जितने भी बड़े काबिल ज़िक्र प्रोजेक्ट्स ऐसे जहाँ लोग रह रहे हैं, उनको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप देखें तो बैरिया टाउन ने अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है, ये मेंशन किया हुआ है कि कुछ 35,000 के करीब उनके पास एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें हर कैटेगरी का ज़ाहिर है बंदा शामिल होगा। तो डिफ़ॉल्ट की सूरत में एक सूरत तो ये बनती है कि ये सारे के सारे जो लोग हैं, 35,000 लोग, इनकी जॉब्स एकदम से इनसिक्योर हो जाती हैं। दूसरी बात ये है कि इस वक्त अगर आप देखें तो बहरिया टाउन के जो हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, जो सोसाइटीज़ हैं, लाहौर वाली, पिंडी वाली, या दूसरी तीसरी जो भी हैं, वहाँ पर जो बैरिया टाउन की मैनेजमेंट है, जो वहाँ पर उन्होंने बैरिया टाउन के ऑफिसेज़ बनाए हुए हैं, वो सोसाइटियों के मामलात को बड़े अच्छे तरीके से इस वक्त चला रहे हैं। कहीं पे कोई सीवरेज का प्रॉब्लम है, वो दुरुस्त हो जाता है, कहीं पे सिक्योरिटी का इशू है, उसको दुरुस्त कर दिया जाता है, कहीं पे कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है, उसको बना दिया जाता है। डिफ़ॉल्ट की सूरत में ये होगा कि फिर ये एक बिल्कुल आम सी सोसाइटी, जिस तरीके से आम सोसाइटियों का माहौल होता है कि बस ठीक है, आपने बेच दी ज़मीन, बेचने के बाद अब लोग जाने और हम्म। सोसाइटी जाने, मैनेजमेंट उसके अंदर को बहुत ज़्यादा इंटरवीन नहीं करती। तो वो जो एक लाइफ़स्टाइल और वो जो एक आप कह सकते हैं जो शशका एक बैरिया टाउन में रहने वालों को एक मिलता है, वो फिर ख़त्म हो जाएगा। तो ये हम्म। एक डिफ़ॉल्ट का अगर ये डिक्लेयर करते हैं तो ये इम्पैक्ट आएगा, ये हर बैरिया टाउन में आएगा जहाँ पर लोग रह रहे हैं। दूसरी यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि बहरिया टाउन के प्रोजेक्ट्स में जिन लोगों ने ज़मीनें खरीदी, ज़मीनें खरीदने के बाद उन्होंने वहाँ पर घर बना लिए, आइदर वो वहाँ रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज सिक्योर हैं। हम्म। अलबत्ता जिन लोगों ने फाइलें खरीदी थी और जिन लोगों ने बुकिंग्स करवाई थी, या जिन्होंने फाइलें ले ली और फाइलें लेने के बाद वहाँ पे डेवलपमेंट चार्जेस अदा कर रहे हैं, उनकी फाइलें कोई खरीदने वाला नहीं है इस वक्त। ऑल्दो बैरिया टाउन के जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, वो लोगों को बड़ा इनकरेज कर रहे हैं कि दिस इज़ द राइट टाइम, प्रॉपर्टी की कीमत नीचे आई है, आप ज़मीन ले लें, प्लॉट ले लें, दुकान ले लें, प्लाजे में इन्वेस्ट कर लें। लेकिन लोग इस साइड पे आ नहीं रहे, बैरिया टाउन के नाम के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। ठीक है शाह साहब, थैंक यू सो मच। आई थिंक ये सारी मामलात सुनने वालों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित होंगी। इस केस की डिटेल जानने के लिए प्रॉफिट की कवर स्टोरी ज़रूर पढ़िएगा। टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।